हेलो बच्चों। तो आज का वीडियो है मायस्थेनिया ग्रेविस। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये डिसीज़ क्या होता है, फिर हम उसका मैकेनिज़्म एंड उसमें जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं उनके मैकेनिज़्म देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो मायस्थेनिया ग्रेविस होता क्या है? इंट्रोडक्शन। एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एनएम रिसेप्टर्स एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। मतलब होता क्या है, अगर ये सपोज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है तो ये न्यूरॉन है और ये मसल है। तो इस जंक्शन पे जो भी निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो वो एंटीबॉडीज़ इधर जाके एक्ट करने की वजह से इधर का जो एसिटाइलकोलिन है वो इस मसल पे एक्ट नहीं कर पाता है और उसके वजह से स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता है, जो कि नॉर्मली फिजियोलॉजिकली होता है। तो इसकी साइड्स क्या क्या होती है? आईलिड्स पे सबसे ज़्यादा ये प्रोमिनेंट दिखता है, ऑक्यूलर मसल्स पे, फिर फेशियल मसल्स पे, फेरेंजियल मसल्स पे। इन मसल्स पे हम इसको देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एसिटाइलकोलिन मतलब उसका मेटाबॉलिज्म क्या होता है। एसिटाइलकोलिन ये नॉर्मली बॉडी में जब भी मेटाबोलाइज होता है वो ट्रू या सुडो कोलिनेस्टरेज एंजाइम से हाइड्रोलाइज होके कोलिन एंड एसिटाइल में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये नॉर्मली मैकेनिज्म में हो सकता है। तो नॉर्मली बॉडी में एसिटाइलकोलिन ये कोलिनेस्टरेज से मेटाबोलाइज होके कोलिन एंड एसिटाइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इस डिसीज़ में हमें एसिटाइलकोलिन की कमी हो रही है, तो इसलिए हम सोचेंगे कि डायरेक्टली हम एसिटाइलकोलिन क्यों नहीं दे सकते। So we can't administer the acetylcholine directly as it is a short acting. So we will be increasing acetylcholine by decreasing the activity of cholinesterase enzyme. So हम एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग यूज़ करेंगे जो कि कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनिबिट करेंगे। सो वी विल बी इंक्रीजिंग द एसिटाइलकोलिन का कॉन्सेंट्रेशन। तो यंग पेशेंट्स अगर होंगे तो हम एंटीकोलिनेस्टरेज से भी ज़्यादा कुछ अदर मेथड्स इसके ट्रीटमेंट के लिए प्रेफर कर सकते हैं। तो इन यंग पेशेंट्स हम थाइमोमा अगर होंगे तो सर्जरी कर सकते हैं, तो ये प्रेफर करते हैं यंग पेशेंट्स में। अब इसमें और एक मेथड है जिसके एंटीबॉडीज़ अगर बन रही है तो ये डायरेक्टली हम रिमूव कर सकते हैं बाय द मेथड प्लाज्मा फेरेसिस। सो बेसिकली हमने 3 मेथड्स देखे ट्रीटमेंट के। सबसे पहले एंटीकोलिनेस्टरेज ड्रग, अगर यंग पेशेंट्स हो गए तो थाइमोमा, एंड एंटीबॉडीज़ निकाल सकते हैं हम बाय यूज़ ऑफ द प्लाज्मा फेरेसिस। सो ये 3 मेथड्स। उसी के साथ हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी इस डिसीज़ में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इधर एंटीबॉडीज़ बन रही है जो कि हमारे बॉडी के अगेंस्ट बन रही है। तो इस इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए हम इम्यूनोसप्रेसेंट यूज़ करेंगे। तो इम्यूनोसप्रेसेंट स्पेसिफिकली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कैन बी यूज्ड। तो एग्जांपल्स क्या है? प्रेडनिसोलोन, आज़ाथियोफ्रिन, साइक्लोस्पोरिन। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रिटुसिमाब एंड इक्लूजिमाब, ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो रिटुसिमाब ये CD20 को टारगेट करता है, और वैसे ही इकुलिजुमाब जो होता है वो C5 को टारगेट करता है, जो कि उसको इनिबिट करेगा। अब हम देखते हैं कि एंटीकोलिनेस्टरेज जो कि हम इसमें यूज़ कर रहे हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड उनका यूज़ कैसे होता है। तो एंटीकोलिनेस्टरेजेस हम कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनिबिट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो उसके एग्जांपल्स है नियोस्टिग्माइन एंड पिरिडोस्टिग्माइन। पिरिडोस्टिग्माइन हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो लॉन्गर एक्टिंग होता है। एसिटाइलकोलिन हमें एनएम जंक्शन पे बढ़ाना है, तो इस एंजाइम को इनिबिट करके हम नियोस्टिग्मिन एंड पिरिडोस्टिग्मिन के हेल्प से एसिटाइलकोलिन का कॉन्सेंट्रेशन एट एनएम जंक्शन बढ़ा रहे हैं। तो एसिटाइलकोलिन नीडेड फॉर एनएम जंक्शन, इट मे वर्क ऑन मस्कारिनिक रिसेप्टर्स एंड कॉजेस एडवर्स इफेक्ट। ये तो हमें पता है कि एसिटाइलकोलिन ये बोथ एक्शन करेगा, निकोटिनिक रिसेप्टर पे निकोटिनिक एक्शंस एंड मस्कारिनिक रिसेप्टर्स पे मस्कारिनिक एक्शन। तो मस्कारिनिक रिसेप्टर पे एक्ट करने की वजह से उसके एडवर्स इफेक्ट होंगे। तो इसलिए उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने के लिए, ताकि उनके एडवर्स इफेक्ट ना हो, उसके लिए हम एट्रोपिन देते हैं। तो एट्रोपिन सब्सटीट्यूट गिवन टू ब्लॉक द मस्कारिनिक रिसेप्टर एंड प्रिवेंट एडवर्स इफेक्ट। मतलब जो भी इससे एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं उनको ब्लॉक करने के लिए हम एट्रोपिन दे रहे हैं। तो ये हुआ क्लियर। अब नेक्स्ट होता है कि कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है। अगर कोई अदर ड्रग है जो मायस्थेनिया ग्रेविस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है तो वो कौन सा है? तो स्पेशली अमीनोग्लाइकोसाइड्स, जो कि हम किसी भी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस में नॉर्मली यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक, वो अमीनोग्लाइकोसाइड्स इन मायस्थेनिया ग्रेविस कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब वो क्यों है? तो उसका रीज़न हम देख सकते हैं कि अगर सपोज़ ये हमारा न्यूरॉन है और ये मसल है, तो इधर हमारा एसिटाइलकोलिन सिनाप्स में होता है,
और ये इधर छोटे छोटे बैग्स होते हैं इसके नर्व एंडिंग में। अमीनोग्लाइकोसाइड्स जब भी वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बैक करता है तो वो कैल्शियम का अपटेक बाय द न्यूरॉन इनिबिट कर देता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि मसल में कैल्शियम का इनटेक कम हो जाएगा एंड मसल और ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो ये जो भी मायस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट में ऑलरेडी मसल वीकनेस एंड फटीगेबिलिटी है वो ज़्यादा वर्सन कर रहा है सिचुएशन को। इसके वजह से हम अमीनोग्लाइकोसाइड्स या कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बोलते हैं इन पेशेंट्स ऑफ मायस्थेनिया ग्रेविस। अब हम देख सकते हैं कि अब इस पेशेंट का डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो इसके लिए डिफरेंट टेस्ट अवेलेबल है। उसमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट और मोस्ट कॉमन टेस्ट होती है टेंसिलॉन टेस्ट। अब ये होती क्या है, तो इसमें हम 2 मिलीग्राम ऑफ इड्रोफोनियम ये पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं और फिर उसमें देखते हैं कि मसल वीकनेस जो भी उसका मायस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट का है वो बढ़ रहा है, मतलब जिस भी पेशेंट में हमने सस्पेक्ट किया है उस पेशेंट का मसल वीकनेस ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है। उसके बेसिस पे हम इसका डायग्नोसिस करते हैं कि ये मायस्थेनिया ग्रेविस है या कोलिनर्जिक क्राइसिस है। तो जो भी इड्रोफोनियम हमने इंजेक्ट करने के बाद अगर वीकनेस इम्प्रूव होता है तो वो पेशेंट मायस्थेनिया ग्रेविस का होता है। अगर सपोज वो कंडीशन और ज़्यादा वर्सन हो जाती है तो वो कंडीशन कोलिनर्जिक क्राइसिस की होती है। तो आउटकम्स क्या हो सकते हैं, मैंने जैसे बताया कि वो एक तो इम्प्रूव हो सकता है या तो वर्सन हो सकता है। तो पेशेंट शुड बी एबल टू ओपन आईलिड्स आफ्टर गिविंग द इड्रोफोनियम इफ़ ही और शी इज़ द पेशेंट ऑफ द मायस्थेनिया ग्रेविस। तो इससे हमें पता चल जाता है। दूसरे टेस्ट क्या क्या है जिसे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो दूसरे टेस्ट में निकोटिनिक रिसेप्टर के एंटीबॉडीज़ हम डिटेक्ट कर सकते हैं ब्लड में, तो उससे भी हम इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। दूसरी एक टेस्ट होती है जिसको बोलते हैं प्रोएक्टिव टेस्ट, जो कि डी ट्यूबोक्यूरारिन नाम के स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट के साथ हम कर सकते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि सपोज ये नर्व एंडिंग है और ये हमारा मसल है, तो इधर ऑलरेडी वीकनेस हो रहा है अगर वो मायस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट है तो इधर एसिटाइलकोलिन ऑलरेडी कम है, तो एसिटाइलकोलिन इधर रिएक्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि इधर निकोटिनिक रिसेप्टर के अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बन चुके हैं। तो इधर हम डी ट्यूबोक्यूरारिन दे के जो भी बचे कुछ रिसेप्टर्स है निकोटिनिक रिसेप्टर उनको भी हम ब्लॉक कर देते हैं। तो इस अगर ये मायस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट है तो इसमें सडनली वीकनेस एग्रेवेट हो जाएगा, तो उससे भी हम पता चल सकता है कि ये मायस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट है या नहीं है। तो इसको डायग्नोसिस में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये टेस्ट लेकिन थोड़ा केयरफुली और प्रिकॉशन के साथ करना पड़ता है, तो इसलिए इसको आईसीयू में किया जाता है। तो इसके साथ हमने मायस्थेनिया ग्रेविस होता क्या है, उसके लिए मैकेनिज्म क्या हो सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, एंड जो भी ड्रग्स हम यूज़ करते हैं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने देख लिया है। तो इसके साथ ये वीडियो एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।